हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक है बीए सेकेंड ईयर की मेजर और माइनर स्टूडेंट्स के लिए। कोड है इस बुक का PLS 201। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट नंबर 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर ली थी। तो जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसमें जो है आपको दो टॉपिक है, एक तो संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार है, और एक है संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली। तो इन दो टॉपिक में से एक करना है, तो हमने ये वाला टॉपिक चूज किया था, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कार्यपालिका और विधान पालिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। यदि कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध हो और दोनों एक दूसरे का अटूट भाग हो तो संसदीय सरकार होती है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध हो और दोनों एक दूसरे के अटूट भाग हो, एक दूसरे के जो है वो समर्थक हो, तो वहां कौन सी शासन प्रणाली होगी? संसदीय सरकार प्रणाली। और यदि कार्यपालिका तथा विधान पालिका एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र हो, कोई उन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव ना हो किसी प्रकार का, तो वहां पर कौन सी होगी? अध्यक्षात्मक सरकार। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात आपको बता दिया गया कि संसदीय सरकार क्या है और अध्यक्षात्मक सरकार क्या है। अब पढ़ लेते हैं संसदीय सरकार के बारे में। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद अर्थात विधान पालिका पर जो है उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद में विश्वास प्राप्त रहता है। अब एक परिभाषा देख लेते हैं। तो डॉक्टर गार्नर के अनुसार कि संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अपनी राजनीतिक नीतियों और प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमंडल या उसके एक सदन, प्राय लोकप्रिय सदन के प्रति और राजनीतिक तौर पर मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो, जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका हो और अनुत्तरदायी हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका जो है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद है होगी, और वह अपनी राजनीतिक नीतियों और प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानमंडल या उसके एक सदन, प्राय लोकप्रिय सदन के प्रति, और राजनीतिक तौर पर जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मतदाताओं के प्रति। जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका हो और अनुत्तरदायी हो। अब लक्षण देख लेते हैं संसदीय सरकार के। सबसे पहले है, अब आप देखेंगे कि भारत की कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो पहला लक्षण है राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी। दूसरा है मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। यहाँ पर बोला गया है कि राज्य का अध्यक्ष जो है वो नाममात्र का सत्ताधारी होगा, असली सत्ता किसके पास होगी? जो कार्यपालिका का मुखिया होगा। फिर आता है मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होगी। कौन कार्य करे वास्तविकता में? मंत्रिमंडल वास्तविकता में कार्य करेगा। नाममात्र को होगा राज्य का मुखिया। कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध। क्या भारत में कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं? उत्तर देंगे आप मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। कार्यपालिका का भी उत्तरदायी होगी यहाँ पर, और जो है वो संसद भी। मंत्रिमंडल का अनिश्चित कार्यकाल, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जनता जब चाहे मंत्रिमंडल को उसके पद से निहित कर सकती है। मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता देखी जाती है। गोपनीयता, किसमें गोपनीयता देखी जाती है जी? मंत्रिमंडल के निर्णयों में, और उसके बाद जो है वो जनता के परामर्श के बाद जो है वो उसको बता दिया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। क्या भारत में प्रधानमंत्री का नेतृत्व है? प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को भंग करने का अधिकार रखता है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो निम्न सदन को भंग करने का अधिकार जो है वो रखता है। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली हुई? संसदीय शासन प्रणाली। अब गुण देख लेते हैं। कार्यपालिका तथा विधान पालिका में पूर्ण सहयोग। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधान पालिका में पूर्ण सहयोग माना जाता है, जबकि दोष ये है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। फिर आता है उत्तरदायी सरकार। सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। और दोष ये है कि अस्थिर सरकार है। सरकार जो है कभी भी बदल सकती है, कभी भी जो है
तख्ता पलट हो सकता है। सरकार निरंकुश नहीं, यहाँ पर सरकार निरंकुश नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के द्वारा जो है अंकुश लगाया जा सकता है। नीति में निरंतरता की कम संभावना, अब सरकार बदलेगी तो नीतियों में परिवर्तन होगा, तो नीति में निरंतरता की कम संभावना देखी जाती है। परिवर्तनशील सरकार, सरकार जो है समय के साथ जो है वो बदलती रहती है 5 साल बाद। जैसे शासन में दक्षता का अभाव, सरकार जनमत के अनुसार चलती है। यहाँ पर बोला गया है कि सरकार किसके अनुसार चलती है, जनमत के अनुसार। और यहाँ पर कहा गया है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय, तानाशाही का भय इसलिए रहता है कि मंत्रिमंडल जो है उसका उत्तरदायित्व रहता है, वो सक्षम होता है एक प्रकार से सभी निर्णय लेने में। योग्य व्यक्तियों का शासन, संसद की दुर्बल स्थिति, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है क्योंकि सभी व्यक्ति वोट डालते हैं, बेशक मताधिकार फॉर एग्जाम्पल, या उग्र दलीय भावना को जन्म देती है कि यहाँ पर जो है वो क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें दलों के द्वारा जो है वो चुनाव लड़े जाते हैं, तो ये किसको बोला गया है कि क्या दोष है कि यह उग्र दलीय भावना को जन्म देती है। राज्य का अध्यक्ष निष्पक्ष सलाह देता है। संकटकाल के समय निर्बल सरकार, क्योंकि सरकार जो है वो 2 हिस्सों में बंटी होती है, तो इसलिए जो है वो एकदम से आपातकालीन स्थिति में जो है वो निर्णय लेने में सहायक नहीं होती है। राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदलना, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किसको बदल देती है, राजतंत्र को, राजा के शासन को प्रजातंत्र लोगों के शासन में बदल देती है। योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा, यहाँ पर बोला गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है वो योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा देखी जाती है। अब भारत में कहाँ से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से। तो यहाँ की विशेषताएं देख लेती है। सबसे पहले है राजा नामात्र का मुखिया। बोला गया है कि राजा जो है नामात्र का मुखिया होता है। फिर बोला गया है मंत्रिमंडल का संसद के साथ घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राजनीति की एक रूपता देखने को मिलती है। गुप्त रहस्य, द्विसदनीय प्रणाली, निचले सदन की श्रेष्ठता, मंत्रिमंडल की अवधि निश्चित नहीं, संसद की सर्वोच्चता और द्विदलीय प्रणाली। तो ये 10 पॉइंट है और इसमें जो है आपको मैंने समझा दिया कि संसदीय सरकार के गुण और दोष, तो आपको ये इजीली समझ आ गए होंगे कि क्या विशेषता होती है ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की। अब हम देख लेते हैं अध्यक्षात्मक सरकार। तो अध्यक्षात्मक सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है और उसके प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वह वास्तविक शासक होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र होती है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं देखा जाता है। और वह जो राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक शासक माना जाता है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर से चुना जाता है और विधानपालिका पर जब चाहे राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है और जब चाहे मंत्रिमंडल को तोड़ सकता है। तो ये है अध्यक्षात्मक सरकार। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक परिभाषा देख लेते हैं। गोटेल के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्रधान कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के बारे में विधानपालिका से स्वतंत्र होता है। कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसी होती है कि जिसमें जो प्रधान होता है, प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति, वो जो है वो प्रधान कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधानपालिका से स्वतंत्र होती है और उन दोनों में जो है वो कोई संबंध नहीं पाया जाता है। अब अध्यक्षात्मक सरकार का उदाहरण दूं मैं आपको, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, मेक्सिको, श्रीलंका, जर्मन, रूस आदि देशों में जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। अब देख लेते हैं हम इसके जो है वो लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले लक्षण है आपका नामात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं है, यहाँ पर बोला गया है। फिर आता है मंत्रिमंडल केवल सलाहकार के रूप में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का
पृथक्करण। फिर आता है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, कार्यपालिका की निश्चित अवधि, शक्तियों में पृथक्करण पर आधारित और राजनीतिक एकरूपता अनावश्यक। सबसे पहले बोला गया है कि नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं। अध्यक्षात्मक सरकार में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसे संविधान द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती है उनका प्रयोग वह अपनी इच्छा अनुसार जो है वो करता है। मंत्रिमंडल केवल सलाहकार के रूप में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है, परंतु इसकी स्थिति संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल की स्थिति से पूर्णतः भिन्न होती है। अध्यक्ष मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए जो है वह बाध्य नहीं होता है। फिर आती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथकीकरण। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। अध्यक्ष अपनी मंत्री संसद में से नहीं लेता, मंत्री संसद की बैठकों में ना भाग ले सकते हैं, ना बिल पेश कर सकते हैं, ना भाषण दे सकते हैं। फिर आता है आपका कार्यपालिका का अनुत्तरदायित्व। तो अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो संघात्मक सरकार है उसमें जो है कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करने नहीं हटाया जा सकता। संसद सदस्य मंत्रियों से लिखित रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु मंत्री उनका उत्तर दे या ना दे उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आता है आपका कार्यपालिका की निश्चित अवधि। तो अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। विधानपालिका राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटा सकती है। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। शक्तियों में पृथक्करण पर आधारित की शक्तियों में विभाजन देखा जाता है। कार्यपालिका और विधानपालिका में राजनीतिक एकरूपता अनावश्यक। जरूरी नहीं है कि जो दल जीता है उसमें जो है वो राजनीतिक एकरूपता देखी जाए। अब हम देख लेते हैं इसके गुण। तो संसद में स्थिरता, शासन में स्थिरता देखी जाती है क्योंकि जो है केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। निरंकुशता का भय, क्योंकि जो है वो इजीली जो है सरकार को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। संकट काल के लिए उचित सरकार, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास में जो है वो सारे जो है वो शक्तियां हैं, तो वो संकट काल के समय जो है वो अच्छे से जो है वो निर्णय ले सकता है बिना किसी दबाव के। शासन को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला जा सकता। इसमें नीति की एकता बनी रहती है क्योंकि सरकार में जो है वो परिवर्तन नहीं देखा जाता है। कार्यपालिका और विधानपालिका में गतिरोध की संभावना देखी जाती है। शासन में दक्षता, शक्तियों का विभाजन संभव नहीं। योग्य व्यक्तियों का शासन, तो यहाँ पर बोला गया है कि जनमत की अवहेलना। योग्य व्यक्तियों का शासन देखा जाता है वो अध्यक्षात्मक सरकार में। इस प्रणाली में मंत्री को संसद का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल तथा सरकारी पदों पर नियुक्त करता है जो योग्य प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ हों। और इस प्रणाली में सभी राजनीतिक दलों में मंत्री लिए जा सकते हैं। बोला है कि जनमत की अवहेलना, क्योंकि यहाँ पर बोला दोष में देखा जाता है कि जनमत की अवहेलना की जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जनमत की अवहेलना होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते और ना ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, इसलिए उन्हें जनमत की परवाह नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर वोट नहीं होते हैं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छे कानून का निर्माण नहीं होता। इसमें राजनीतिक दल उग्र नहीं होते हैं। अनुत्तरदायी सरकार किसी के प्रति जो है वो उत्तरदायी नहीं है। बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त संविधान की कठोरता देखी जाती है इसमें, क्योंकि संविधान को जो है वो सर्वोच्च है और राष्ट्रपति संविधान के ही अंतर्गत कार्य करता है। विदेशी संबंधों में निर्बलता देखी जाती है। दल दोषों से मुक्त नहीं होता है। तो ये थे इसके गुण और ये थे इसके दोष अध्यक्षात्मक सरकार के। आप नोट्स का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आपको अध्यक्षात्मक सरकार और जो है वो संसदीय सरकार जो समझ आ गई होगी। अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर है कि संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नामात्र का मुखिया होता है। व्यवहार के में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक सरकार में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर सरकार में राज्य का अध्यक्ष नामात्र का मुखिया ना होकर वास्तविक शासक होता है, राष्ट्रपति फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तीसरा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। फिर आता है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की अवधि निश्चित नहीं होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका की जो है वो अवधि निश्चित होती है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि जो संसदीय सरकार है उसमें विधानपालिका जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। फिर आता है संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री राज्य के अध्यक्ष की सलाह देकर विधानपालिका को भंग कर सकता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति विधानपालिका के किसी सदन को भंग नहीं कर सकता है। अब दोनों में कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी, संसदीय सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार? तो संसदीय सरकार व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से अधिक प्रजातंत्रात्मक होती है। तीसरा गुण है गृह और विदेश नीति में दृढ़ता देखी जाती है संसदीय शासन प्रणाली में। फिर है संसदीय शासन व्यवस्था में वैकल्पिक शासन की व्यवस्था। पांचवा पॉइंट आ जाता है संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार परिवर्तनशील होती है। और छठवां है जनमत के प्रति उत्तरदायी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाती है। दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से अधिक प्रजातंत्रात्मक होती है, कि संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से अधिक प्रजातंत्रात्मक होती है। तीसरा है गृह और विदेश नीति में दृढ़ता देखी जाती है, गृह तथा विदेश नीति में दृढ़ता। चौथा है संसदीय शासन व्यवस्था में वैकल्पिक शासन की व्यवस्था। पांचवा है संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार परिवर्तनशील होती है। पांचवा पॉइंट मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार परिवर्तनशील होती है। छठवां है जनमत के प्रति उत्तरदायी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है, संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक अच्छी है। तो आपके लिए अगर मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थे आपकी संसदीय सरकार तथा अध्यक्षात्मक सरकार, अर्थ, लक्षण, गुण तथा दोष, अंतर और इनमें से कौन सी सरकार अच्छी है। मैंने आपको सब कुछ डिफाइन कर दिया है। पेपर में अब कुछ भी आता है यूनिट नंबर 2 से, मीन्स कि इस टॉपिक से, तो आप इजिली लिख पाएंगे होपफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।